Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you will be fine. आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसमें आज हम तीन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला हमारा टॉपिक होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, दूसरा हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन और तीसरा होगा आइसोटोप्स। सबसे पहले हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल 1911 में रदरफोर्ड ने performed an experiment in order to know the arrangement of fundamental particles and atoms. 1911 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसकी बुनियाद पे उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक मॉडल दिया जिसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। रदरफोर्ड experiment. Rutherford bombarded a very thin foil of gold about 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस विद अल्फा पार्टिकल्स। यानी रदरफोर्ड ने एक तीन फॉइल गोल्ड का लिया जिसकी थिकनेस 0.0004 सेंटीमीटर था और उस पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया। He used alpha particles obtained from the disintegration of polonium alpha. Polonium alpha particles are helium nuclei that are doubly positively charged, यानी He+2। उन्होंने जो अल्फा पार्टिकल्स इस्तेमाल किए वो उन्होंने पोलोनियम एलिमेंट से हासिल किए थे और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस किए वो कुछ ये है ऑब्जर्वेशंस। रदरफोर्ड गॉट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्वेशन देखे तो वो ये थे। पहला जो ऑब्जर्वेशन था उनका, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। यानी जो गोल्ड फॉइल पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक किए अक्सरियत उनमें से सीधे पास कर गए अनडिफ्लेक्टेड। दूसरा उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो ये था, अ फ्यू पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल लेसर देन 90 डिग्री। और कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो 90 एंगल से कम पे डिफ्लेक्ट होने लगे। फ्यू पार्टिकल्स वर, तीसरा जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया वो था, फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री और बाउंस्ड बैक। और इंतहाई कम यानी मिलियन में सिर्फ एक पार्टिकल जो है वो बाउंस बैक कर गया। अच्छा, ये जो ऑब्जर्वेशंस थे या जो एक्सपेरिमेंट है उनको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट में अगर आप देख लें तो लीड शील्ड के अंदर उन्होंने जो पोलोनियम था उनको रखा क्योंकि इनसे जो रेज निकलते हैं वो ख़तरनाक होते हैं। तो जो पोलोनियम एलिमेंट है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, उनसे बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया गोल्ड फाइल पे। और अक्सरियत अगर हम देखें तो इसमें से जो रेज है वो सीधे पासन कर जाते हैं और जो एक सराउंडिंग में हमने फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखा है वो जिंक सल्फाइड का बना होता है। और इसका काम ये होता है कि जब इन पे रेज स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे शाइनिंग होती है। तो शाइनिंग से हमें अंदाज़ा होता है कि शाइनिंग जो ज़्यादा जहाँ पे हो रही है वो है 0 डिग्री पे। और उसमें अगर हम देख लें तो कुछ जो रेज है वो 90 एंगल से कम पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और बहुत कम यानी 1 बिलियन में एक जो अल्फा पार्टिकल है वो बाउंस बैक कर जाता है 180 डिग्री पे। नीचे दोबारा एक डायग्राम दिया है, उसमें भी अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया है। तो इसमें अक्सरियत जो है वो सीधे पासन कर जाते हैं और कुछ जो है डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और वेरी फ्यू यानी इंतहाई कम जो है ना बाउंस बैक कर जाते हैं। अच्छा, रदरफोर्ड ने जो ऑब्जर्वेशंस किए उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे कुछ कंक्लूजन्स उन्होंने या कुछ रिजल्ट्स हासिल किए। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ड्रेव द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। पहला उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला वो ये था कि सिंस मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड,
So most of the space occupied by an atom must be empty. चूँकि अक्सरियत जो अल्फ़ा पार्टिकल्स के थे वो अनडिफ्लेक्टेड पास ऑन कर गए। इस वजह से उन्होंने ये नतीजा अख़ज़ किया कि जो एटम का ज़्यादातर हिस्सा है वो एम्प्टी होता है। दूसरा जो उन्होंने कंक्लूड किया, और देयर इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी central body which repelled positively charged alpha particles at different angles. तो सेंट्रल बॉडी जो है वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड रीजन था, जिन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स है उनको मुख्तलिफ एंगल्स पे डिफ्लेक्ट किया। और तीसरा जो उन्होंने कंक्लूड किया, मेसिव अल्फ़ा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन। जो हेवी या मेसिव अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स उनको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। Rutherford presented his atomic model on the basis of his gold foil experiment, which is called Rutherford atomic model. It has the following postulates. तो रदरफोर्ड ने जो मॉडल पेश किया एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, उसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। और उस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है। पहला जो पॉइंट है, an atom is electrically neutral particle because it has equal number of electrons and protons. ये जो एटम होता है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। दूसरा, the mass of an atom is present in a small central positive charged region called nucleus. तो जो पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्ट होता है वो इंतहाई कम रीजन में होता है और उसको न्यूक्लियस कहते हैं। तीसरा पोस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स, just like planets revolve around the sun. Therefore, Rutherford atomic model is known as planetary model. Rutherford एटॉमिक मॉडल को हम प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह रिवॉल्व करते हैं जिस तरह प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के इर्द गिर्द। चौथा जो पार्टिकल है वो पोस्टुलेट है, सॉरी, the centripetal force applied on electrons to revolve around the nucleus is equal to the electrostatic force of attraction between electrons and nucleus. उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से कुछ डिफेक्ट्स हैं। तो फॉलोइंग आर द टू डिफेक्ट्स, बेसिकली दो डिफेक्ट्स हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। पहला जो है वो है, क्लासिकल फिजिक्स सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एमिट एनर्जी ड्यूरिंग continuous revolution around the nucleus. So the orbit of electrons becomes smaller until electrons will fall into the nucleus. In this way, structure of atom would collapse. यानी अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल रिवॉल्व करते हो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो उनकी एनर्जी कम होती जाएगी, लिहाजा जो ऑर्बिट होगा वो भी कम होता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि जिसमें ऑर्बिट इतना छोटा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, और इस तरह से एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। अगर इस तरह हो जाता है तो इसका मतलब ये कि पूरी यूनिवर्स पर तबाह हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरा जो डिफेक्ट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का वो है, एज इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एमिट एनर्जी सो इट शुड फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑल्दो एटम गिव्स लाइन स्पेक्ट्रम। दूसरा डिफेक्ट ये कि अगर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते हैं तो उनको स्पेक्ट्रम देना चाहिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एटम जो है वो क्या देता है, लाइन स्पेक्ट्रम देता है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का कन्फिगुरेशन क्या होता है, प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सब शेल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। यानी एटम के सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन को रखने की जो तरतीब होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कहते हैं। बेसिकली एटम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और एक आउटर पार्ट होता है जिसको हम शेल्स कहते हैं या ऑर्बिट्स कहते हैं या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। तो जो शेल्स
ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से, कैपिटल एल, कैपिटल एम और कैपिटल एन से। अच्छा, उसके बाद जो शेल्स होते हैं उसके अंदर सब शेल्स होते हैं और सब शेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी और स्मॉल एफ। उसके बाद सब शेल्स के अंदर फर्दर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो चूंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है सब शेल्स में, तो हम सब शेल्स को देखते हैं। तो पहला जो सब शेल है वो इस सब शेल है और इस सब शेल में क्या होता है, सब शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। सब शेल इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। और पी जो सब शेल है उसमें मैक्सिमम हमारे 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। इसी तरह डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं और एफ सब शेल्स में 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का जो फार्मूला है उसको मैंने समराइज किया है। तो वो याद करने का तरीका इस तरह है कि एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी पी। यानी आप इसको याद कर जो करेंगे वो इस तरह करेंगे कि एस, फिर एस पी, एस पी को फिर रिपीट करें और उसके बाद एस डी पी, फिर एस डी पी को रिपीट करें तो एस डी पी हो जाएगा। तो इसमें आप जो नंबरिंग करेंगे वो इसके साथ 1s, 2s, फिर 3s, 4s, 5s। उसके बाद पी के साथ पी को आप स्टार्ट करेंगे 2 से, तो 2p, 3p और 4p, 5p। इसी तरह डी को आप स्टार्ट करेंगे 3 से, 3d और 4d। तो आपका फार्मूला बन जाएगा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p। तो अब क्योंकि आपको पिछली स्लाइड में बता दिया था जिस तरह कि इस जो सब शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, पी में 14 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, 3 एग्जांपल, एक सोडियम का, एक फास्फोरस का और एक क्लोरीन का। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कुछ इस तरह बन जाती है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम काउंट करें, ऊपर जो हमने लिखे हैं 2, 4, 6, 10 और जो 3s1 है उसमें एक आ जाएगा। इसी तरह फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो 15 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कुछ इस तरह बन जाती है कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। यानी 2, 4, 10, 12 और 15। तो आखिरी जो हमारा सब शेल है 3p, उसमें हम 3 इलेक्ट्रॉन प्लेस करेंगे। इसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कुछ इस तरह बन जाती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अच्छा, आखिर जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या है? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मेस नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। यानी आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होता है और मेस नंबर डिफरेंट होता है, उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, जिनके 3 आइसोटोप्स है। पहला जो आइसोटोप है वो है हाइड्रोजन और दूसरा जो आइसोटोप है उसको हम ड्यूटियम कहते हैं, तीसरे को हम ट्रीटियम कहते हैं। तो सिंबॉलिकली अगर हम इसको देखें तो जो ए है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर B1 और मेस नंबर B1। दूसरे को अगर हम देखें ड्यूट्रियम, तो उसमें एटॉमिक नंबर 1 और मेस नंबर 2। और तीसरे को अगर हम देखें ट्रीटियम, उसमें एटॉमिक नंबर 1 और ऊपर जो लिखा है 3, तो वो मेस नंबर है। तो इसको हम डायग्राम के ज़रिए से वाज़ेह करना चाहते हैं। तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि एटम 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक सेंट्रल पार्ट होता है और एक आउटर पार्ट होता है। आउटर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेंट्रल पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो पहला है आइसोटोप हाइड्रोजन का, उसमें इलेक्ट्रॉन एक होता है और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इसको अगर हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास आ जाता है 1।
और मेस नंबर हमारे पास 1 आ जाता है। उसके बाद दूसरा को अगर हम देखें ड्यूटेरियम को, तो उसमें जो न्यूक्लियस है उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है और आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो वहीं 1 आ जाएगा और मेस नंबर 2 आ जाएगा। और आखिरी जो है ट्रिटियम, उसमें हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 और मेस नंबर हमारे पास 3 आ जाता है। तो इन सबको अगर हम और से देख लें तो एटॉमिक नंबर सबका एक है और मेस नंबर हाइड्रोजन नॉर्मल का 1 है, ड्यूटियम का मेस नंबर 2 है और ट्रिटियम का मेस नंबर 3 है। अच्छा, आखिर में एक और बात कि जो एटॉमिक नंबर है वो उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या उसको हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक जैसे होते हैं। और मेस नंबर जो होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के मुख्तलिफ यूजेस हैं। तो फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। पहला जो यूज़ है, कार्बन 14 इज यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बोन, जॉज और पीस ऑफ, रुक गया, तो यानी जो पहला उनका यूज़ है कार्बन 14, उसको हम कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस का एज मालूम करना अगर चाहे तो हम मालूम कर सकते हैं, चाहे वो बोन की सूरत में हो, जास की सूरत में हो या पीस ऑफ वुड की सूरत में हो। और इस प्रोसेस को हम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग। दूसरा जो यूज़ है वो है कोबाल्ट 60 इज़ यूज टू ट्रीट ट्यूमर्स, यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा जो यूज़ है रेडियो एक्टिव आयोडीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 131, सॉरी मेस नंबर है 131, इज़ यूज टू डायग्नोज थायराइड डिजीज़। अगर थायराइड डिजीज़ हो तो उसको डायग्नोज करना हो तो उसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी यूज़ है आयोडीन 123 इज़ यूज टू एमेज ब्रेन, यानी अगर ब्रेन का कोई एमेज लेना हो तो उसके लिए हम आयोडीन 123 को इस्तेमाल करते हैं। आखिर में एक और पॉइंट कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं आइसोटोप्स के वो मुख्तलिफ होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसे होते हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो चूँकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसलिए एक जैसे होते हैं कि एटॉमिक नंबर उनका एक जैसा होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं। ये जो मेस नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की तादाद वेरी करती है, तो इस वजह से उनके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होते हैं। थैंक यू।